सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है। देखें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें जी, क्या हो गया, रुक गई है क्या? चलो ठीक है। कब देखिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के हाइड्रोलिसिस में देखें क्या होगा। सिलिकॉन जो है ना, देखें कार्बन आता है पीरियड नंबर 2 में और सिलिकॉन आता है पीरियड नंबर 3 में। तो सिलिकॉन के अंदर बेसिकली Sb होगा, Pb होगा और Db होगा इसके वैलेंस शेल में, इसलिए कि सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आ रहा है, ठीक है। अब जो है ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। इन्होंने तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड देखें होता है ऐसा है। अब होता ये है कि अगर इसने हाइड्रोलाइज होना है, अगर इसने हाइड्रोलाइज होना है तो 4 वाटर ने इसके ऊपर अटैक करना होता है, ठीक है। अब 4 वाटर अगर अटैक करेंगे इसके ऊपर तो कैसे करेंगे, देखो ये H O और H, ये एक वाटर आया और ये H O और H ये दूसरा वाटर आया और ये H और ये O और H ये तीसरा वाटर आया है। बेटा इधर देख लो ज़रा, और ये H और ये O और ये H 4 वाटर जो है ना, 4 वाटर इसको अप्रोच कर रहे हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को। अब होगा क्या कि हाइड्रोजन इज़ पार्शली पॉजिटिव, हाइड्रोजन इज़ पार्शली पॉजिटिव और क्लोरीन इज़ पार्शली नेगेटिव। तो अब क्या होगा, हर हाइड्रोजन क्या करेगा, एक क्लोरीन को निकाल लेगा, तो क्या बनेगा 4HCl बन जाएंगे, 4HCl बनेगा ना। अब जब 4HCl बन गए तो फिर पीछे बचा क्या सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन तो देखें लुट गया, बर्बाद हो गया ना सिलिकॉन, सारे बॉन्ड टूट गए ना। लेकिन अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है, OH बचा हुआ है ना। अब देखो ये बन जाएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। लेकिन जिन लोगों ने इसको बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, हमने तो फिर भी एक ऊपर से सुपरफिशियली इस रिएक्शन को देखा है। ये जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से इस रिएक्शन को देखते हैं, ये क्या बताते हैं, ये लोग ये बताते हैं कि सिलिकॉन चूँकि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। अब सही है, अब सही है, सही है, प्लस प्लस क्या, प्लस 4HCl है। अब सही है ना, एरो अब सही बना दिया हमने। अच्छा चलो अब तो सही है ना, चलो सही है। अच्छा बेटा देखो, देखें बात सुने, ये तो हमने फिर भी एक रिएक्शन को देखा थोड़ी बहुत डिटेल में, लेकिन ये लोग हमसे ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इन लोगों का कहना क्या है कि कितने वाटर नज़दीक आ रहे हैं, 4 वाटर नज़दीक आ रहे हैं ना। इनका कहना ये है कि थर्ड पीरियड में होने की वजह से इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, और ये जो 4 वाटर आते हैं, पहले ये वाटर क्या करते हैं, ये 4 वाटर जब इसके नज़दीक आते हैं तो ये अपने जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर को पहले स्टे कराते हैं वेकेंट ऑर्बिटल में, सही है। और वेकेंट ऑर्बिटल में स्टे कराने के बाद फिर ये अटैक होता है, यानी वाटर को पहले अपने आप को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके इसके वेकेंट ऑर्बिटल में वाटर पहले अपने आप को एकोमोडेट करता है, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके वाटर एकोमोडेट कर जाता है फिर कहीं जाके ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कम क्लोजर एंड द वैलेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स stay in the vacant or d orbitals and then the attack starts,
फिर ये अटैक क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये पहला स्टेप है कि पहले इलेक्ट्रॉन वाटर आएगा, अपने लोन पेयर को वेकेंट ऑर्बिटल में स्टे कराएगा, फिर अटैक होगा। तो अब क्या होगा कि ये सारा का सारा काम पॉसिबल होगा किस में, सिलिकॉन में पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन ये सारा का सारा काम कार्बन टेट्राक्लोराइड में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? इसलिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, और कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। अब बेटा देखो, ये जो मैंने इतनी लंबी एक तकरीर की है, ज़रा इसको पढ़ो बुक के अंदर और देखो कि जो कुछ बताया वही कुछ लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। कार्बन ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप लिखा हुआ है ना, ये पढ़ लें। ठीक है। तो देखें इस तरीके से जो है ना, ये हमारे पास ये इन्होंने 2 स्टेप बताए कि ये आपको मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि वाई सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड अदर टेट्राक्लोराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बट कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, ये ठीक है। देखो ये पेज नंबर है, पेज नंबर 35, और क्वेश्चन है द टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड while those of silicon, germanium and tin get readily hydrolyzed। इसका इन्होंने, हाँ अब देखो इसका रीज़न पढ़ लो, ये वही है जो मैंने बताया है। इसमें एक देखो उसमें एक इफ़ेक्ट आ रहा है हीट का, वो अभी मैंने बताया नहीं है, उस पर अभी हम आ जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब इन्होंने जो बात की है, बस ये ज़ाहिर है बहुत आलिम फाजिल लोग हैं, हमसे तो इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर आपने वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करना है ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होगी, इसलिए कि कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इनका कहना ये है कि अगर आप ये काम स्टीम के ज़रिए करना चाहें तो स्टीम का आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब आप स्टीम से कार्बन के टेट्राक्लोराइड को एक्सपोज करेंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो जो वेकेंट ऑर्बिटल 3 के होते हैं, थर्ड शेल के जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो वेकेंट होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर स्टीम की वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड स्टीम के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है। नॉर्मल वाटर से वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, जो आप नॉर्मल स्टेट में नहीं कर पाते। आपको याद होगा एग्ज़ाम से एक पहले का दिन और एक पहले की रात में आप लोग कितनी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और आपको कितना जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो रही होती हैं। वो चीज़ें जो आपको पहले 2-2 दिन में लगा के याद करते थे वो 2 घंटे में याद हो जाती हैं, ऐसा होता है ना। तो बहुत सारे काम एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से आसान हो जाते हैं, आ गए, ठीक है बेटा। तो अब आपने देखे ये हमने आगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सुपर हीटेड स्टीम के अंदर क्या कर रहा है कि ये वो फॉस्जीन गैस बन रही है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। बेटा सुपर हीटेड स्टीम समझते हैं आप लोग? देखो एक तो स्टीम वो होती है कि जो अगर आप पानी बॉईल कर रहे हो ना, तो जो स्टीम बन रही होगी ना वो एक नॉर्मल स्टीम होती है, बॉइलिंग वाटर से जो आ रही होती है। तो वो जो स्टीम होती है ना उसका टेम्परेचर वही होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन सुपर हीटेड स्टीम का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर्टिफिशियली अगर आप वाटर को हाई टेम्परेचर पे बॉईल कराएं एज इट हैपन्स इन द प्रेशर कुकर्स, तो प्रेशर कुकर के अंदर तो वाटर 100 पे बॉईल नहीं हो रहा होता ना, एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है।
तो चूंकि वो हाई टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा होता है ना, तो अब जो स्टीम उसकी आ रही होती है वो 100 की नहीं होती है, वो बहुत हाई टेम्परेचर की स्टीम होती है, उसको कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उन्होंने बताया है कि ये एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए इसको सुपर हीटेड स्टीम की हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे चलें बेटा, यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम की ज़रूरत होती है कि उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। ठीक है, आगे चलें बेटा। अब बेटा देखो कि इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अगेन दैट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन। लेड टेट्राक्लोराइड इज डीकम्पोजिंग इनटू लेड डाइक्लोराइड एंड क्लोरीन इज रिलीज्ड। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि लेड टेट्राक्लोराइड अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के अंदर डिकम्पोज हो गया। अब इन्होंने एक और दिखाया है कि लेड टेट्राक्लोराइड अगर हाइड्रोलाइज होता है तो लेड डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। ठीक है, और ये जो लेड टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज हुआ है, इसके अंदर लेफ़्ट के अंदर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी और राइट के अंदर अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 ही है। यानी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ है, ये एक सिंपल हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हुआ है। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट कार्बन द देखो ये जो ऊपर वाला है ना, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसलिए कि लेड लेफ्ट में भी +4 है और राइट में भी +4 है। इसके बाद देखें एक्सेप्ट कार्बन टेट्राहेलाइड ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड रिएक्ट विद हैलाइड आयन एंड फॉर्म हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स आयन लाइक SiF6 एंड जर्मेनियम X6। अब बेटा देखो बात सुनो, इन्होंने जो है ना सिलिकॉन जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं, टेट्राहेलाइड होते हैं वो यहाँ हम देखें, हमने ये बताया आपको कि कार्बन के अंदर ना, हमने आपको बताया कि कार्बन के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बनाता है। लेकिन कार्बन के नीचे जैसे ही आप सिलिकॉन में जाएंगे तो उसके पास डी वेकेंट है, तो डी वेकेंट होने की वजह से उसके पास चूँकि वैकेंसी होती है, तो अगर मज़ीद अगर उसके पास फ्लोराइड आयन आते हैं तो वो हेक्साफ्लोराइड भी बना लेते हैं। कार्बन को छोड़ के नीचे जितने भी हैं उनके अंदर हेक्साहेलाइड बनाने की टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ दी अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसके बाद देखें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब बेटा देखो आगे चल के देखिएगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है ना वो तो वैसा ही है जैसा कि आप लोग पहले देख के आ चुके VACPR में, सिंपल सा स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या हो गया? देखें कार्बन डाइऑक्साइड वर्सेस सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर सिलिकॉन टेट्राहेलाइड टेट्रावेलेंट होता है और सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच हुआ होता है। बेटा बात सुन लो ज़रा, कार्बन डाइऑक्साइड में एवरी कार्बन इज जॉइंड विद 2 ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन इज़ बिगर देन कार्बन, बिकॉज सिलिकॉन इज़ बिगर देन कार्बन इट इज़ एबल टू मेक 4 बॉन्ड विद 4 ऑक्सीजन। ठीक है, बड़ा होने की वजह से ये क्या करता है कि 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसके बाद क्या होगा, एक और सिलिकॉन जुड़ा हुआ होगा यहाँ से और ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ना इस तरीके से एक्सटेंड होता रहता है
कि सिलिकॉन ऑक्सीजन का एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर आता है। तो ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आप गौर करें कि कॉर्नर पे जो एटम्स आ रहे हैं इनकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है। कॉर्नर पे जो ऑक्सीजन के एटम देख रहे हैं उसके कितने बॉन्ड हैं? 1। अब आप चाहे जितना बड़ा स्ट्रक्चर बना लो, इसको बनाते चले जाओ, जो कॉर्नर पे ऑक्सीजन का एटम आएगा उसकी वैलेंसी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो वी गेट अ बिग नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में एक बहुत बड़ा नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है। एंड व्हेनेवर द सॉलिड इज अ नेटवर्क कोवेलेंट, व्हेनेवर वी गेट अ नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर, in that structure a lot many atoms are joined together by the covalent bond. As a result we always get a solid structure. तो जब कभी भी इतनी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाती हैं तो हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, एंड मैक्रो मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज सॉलिड। तो वो क्या होता है? हमेशा बहुत सॉलिड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड अ सॉलिड but carbon dioxide a gas? This is because of smaller size of carbon which makes double bond with 2 oxygens only. Why is silicon dioxide a solid but carbon dioxide a gas? ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो आता है। अब इसको SiO4 नहीं कहते, इसलिए कि ओवरऑल अगर हम गौर करें तो ये जो रेशो आता है वो SiO2 का आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो ये हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ डाइऑक्साइड है। SiO2 होता है, उसने कि एक बिग स्ट्रक्चर में जब रेशियो लेते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बनता है ना, वो SiO2 का बनता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है ना -4 पे चली जाती है और सिलिकॉन +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। acid base behavior of बात सुनो आयशा, इसको स्टॉप कर दो।